Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. First of all, I must welcome all the new subscribers to this channel. So इसी के साथ अगर कोई ऐसा है जिसने अभी अभी हमारी वीडियो देखी है बट उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर जो है अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस जो है वो चाहते हैं। और इसी के साथ अगर आपकी कोई भी कोचिंग्स के रिगार्डिंग क्वेरी है या किसी भी प्रकार की दूसरी कोई भी आप क्वेरी है रिगार्डिंग केमिस्ट्री तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @visionapex@gmail.com पर। सो चलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्वांटम नंबर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मतलब होता ही है यार, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जितने मैं करवाती हूँ मोस्ट ऑफ देम आर द इम्पोर्टेंट वन, जिनमें से क्वेश्चन जो है आता ही आता है। और अगर आप देखोगे तो मैंने हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताए होते हैं कि इसमें इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको ये क्वेश्चन जो है पीएमटी में पूछा जाता है या नेट गेट में पूछा जाता है, तो आपको जरूर वो चीज की गाइडेंस हम साथ साथ में देते हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो है इससे पहले हमारे पास ना मॉडल्स, बहुत मॉडल, ठीक है, काफी ज्यादा हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें मॉडल्स दिए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अब तक हम जब क्वांटम नंबर्स आए उससे पहले हमें पता लग चुका था कि इस तरह से जो है एटम का स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। पर वो होता है ना कि बंदे की वो कहते सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है, कि बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, नहीं अब इतना पता लग गया, थोड़ा और हमें पता लगना चाहिए। तो बस उसी चीज को माइंड में रख के हमारे पास आगे आगे जो है डिस्कवरीज होती गई और एक ऐसी हमारे को नंबर्स मिले, क्वांटम नंबर्स दिए गए, सेट ऑफ नंबर्स जो हमें एक इंफॉर्मेशन देते थे किसके बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, टोटल 4 ऐसे नंबर्स थे जो हमें क्या देते थे, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए थी कि वो ऑर्बिटल्स में घूमते, हमें ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, कैसी उस ऑर्बिटल की शेप है, कैसी उन इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस हैं, या उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। काफी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन थी वो हमें देते थे क्वांटम नंबर्स। तो अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो कि दैट क्वांटम नंबर्स, दीज आर द 4 सेट ऑफ नंबर्स दैट हेल्प अस टू गिव अस टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जो एटम्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, द शेप, द ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल। तो अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स ये हैं कौन से, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं एक फ्लो चार्ट में। जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ कोई भी चीज आप करते हो तो बेटर होता है पहले एक लेआउट सा बना लें, फिर उसको बारी बारी आप पिक करें। तो जैसे 4 क्वांटम नंबर्स बोलेंगे तो सबसे पहला जो है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। देन वी हैव द एजीमुथ, या जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, या इसका और भी नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी और सेकेंडरी। तो एक्चुअली सारा ही पढ़ लिया करो नेम्स। कई बार ना पेपर में वो क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं यहाँ पे वो आपको पूछ लेंगे हाँ जी एक्सप्लेन करिए सब्सिडरी क्वांटम नंबर, तो बच्चे अक्सर आगे वाला पढ़ के चले जाते हैं कि एजीमुथल, और पीछे वाले जो जितने उसने सब नेम्स दिए कि ये भी बोल सकते हैं उसको, ये भी बोल सकते हैं, वो भी पढ़ लिया करो। कोई पता नहीं होता कब किसका माइंड क्या, जो भी एग्जामिनर है वो सोच ले नहीं मैं इसको यहाँ से क्वेश्चन ये वाला डालूंगा, है ना। तो आप ये भी पढ़ लिया करो कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसी को बोलते हैं, सब्सिडरी भी इसी को बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी हम इसी को बोलते हैं, और स्मॉल एल से हम इसको डिनोट करेंगे। इसी के साथ थर्ड जो रहने वाला है क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस राइटिंग। स्मॉल एम से हम इसको
लिखेंगे, और क्योंकि इसकी वैल्यू एल पे डिपेंड करती है तो कई बार हम इसको इस तरह से जो है पैर में इसके जो है ये एल लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो स्मॉल लेटर से ही आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहां पे आपके पास आप इन्हीं के जो है एक्सटेंशन पढ़ते हो, कैपिटल एल, कैपिटल एस वगैरह। देन लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे आप टोटल स्पिन पढ़ते हो जब हाई क्लासेस में जाते हो तो वहां आप कैपिटल एस को निकालना सीखते हो, ठीक है। अब इसी तरह अब इसकी वैल्यू जो है इसको हम एस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाय एम एस, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो। तो ये 4 क्वांटम नंबर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए पहले करते हैं। सबसे पहला लिखिए, नंबर 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो आई एम जस्ट राइटिंग द लेटर एन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज अ नेम इंडिकेट प्रिंसिपल, मेन। प्रिंसिपल का मतलब जैसे एक स्कूल का जो मेन बंदा होता है जो सारे स्कूल को रन करता है वो उसको प्रिंसिपल हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो भी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हमारा जो मेन शेल होगा या जिसको हम बोल सकते हैं मेन एनर्जी लेवल, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग करता है जिस शेल को, ठीक है। सो इसको हम स्मॉल एन से जैसे बोला है, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो इंटीग्रल में हम शो करते हैं एक्सेप्ट द 0। तो हम इसकी वैल्यू एन की कंसीडर करेंगे 1 2 3, यानी कि कोई भी शेल 0 शेल नहीं होता क्योंकि अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर से शुरू होते हैं शेल, तो 1 2 3, तो इसको हम 0 नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। 0 का तो मतलब हो गया भी कोई शेल ही नहीं है वहां पे, है ना। सो एन की वैल्यू जो है 4 एटसेट्रा, यानी कि सो ऑन, मतलब आगे चलते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कितने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास शेल जो है वो बढ़ते जाएंगे। और जो प्रिंसिपल शेल्स हैं इनकी जो डेजिग्नेशन हम करते हैं बाय द लेटर्स, दैट इज के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। सो इसी तरह हमारे पास जैसे के है तो मैं आपको ऊपर एक डायग्राम जरूर दिखाऊंगी, आपने पढ़ा होगा जहां बोहर मॉडल करते हैं, तो के जो है वो इसका मतलब होता है एन की वैल्यू 1 है, यहाँ एल है तो एन की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू रिप्रेजेंट की 3 में हमारे पास जो है थर्ड शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है 4। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, के एल एम एन ओ, तो ओ का मतलब होगा कि वो एक 5वां हमारे पास शेल होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन क्या फिर हेल्प करेगी, हम ये भी सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारा क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता, पर उस इंफॉर्मेशन का कोई तो फायदा हो। सो काफी ज्यादा फायदे होते हैं ये जो हमें अगर एक बार, ठीक है, ये हमारी डेजिग्नेशन होगी लेटर्स की, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो एक बार हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमें ये पता चल जाता है जब आप स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेन लाइंस होती हैं, मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, तो उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस इलेक्ट्रॉन शेल से जो है इलेक्ट्रॉन जंप किया है। तो आपको शायद पता होगा, आपने की भी होगी, लाइमन, बार्मर, पैशन, ये सारी सीरीज करते हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो वहां हम लिखते हैं, ठीक है, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो N1 से जब N2 में गया, है ना, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, और जब वो वापस N2 से N1 में आया तो उसने एमिशन स्पेक्ट्रम दिया। तो ये चीजों की जो बातें हैं, ये जो N की जो वैल्यूज हैं, इनकी जो बातें हैं वो वहां पे होती है जहां हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं हमारे किसी भी कंपाउंड का, तो वहां पे ये हेल्पफुल हमारे लिए रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये हमें और क्या बताएगा कि एवरेज डिस्टेंस कितना है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली जब आपको पता चल गया कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, सपोज ये शेल्स है, आप इस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये है n की 1 n दी 2, तो वैल्यू, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो आप इसका यहाँ से सेंटर से यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस जो है वो आप मेजर कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, तो आपको वहां पे एवरेज डिस्टेंस भी जो है आप पता कर सकते हो। एंड मोर ओवर आप इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमें
जो है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता चल जाता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को ना बिल्कुल जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका एवरेज डिस्टेंस देखना, तो हमें वहां से ये भी पता चलता है कितनी हद तक मेरा जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो स्प्रेड हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। फिर आपने एक बोहर में इक्वेशन की होगी, दैट इज एनर्जी इक्वेशन होती है -2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो वहां भी एक लाइन आप पढ़ते हो कि वहां लिखा होता है एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है आपके पास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच इज व्हाट, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एन की वैल्यू जो है, एन मींस जो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको एन की वैल्यू पता लगी आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है और वहां से आप एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो थर्ड शेल में है, आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे, आप यहाँ पे सारी उसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपके पास मास जो भी है पुट कर दोगे, इसका चार्ज पुट कर दोगे, ये तो मतलब पक्की वैल्यूज ही होती है जो फिक्स वैल्यू आप पुट करते हो। एन की वैल्यू यहाँ पे 3d स्क्वायर आ जाएगा, तो सारी वैल्यूज पुट करके आपको एनर्जी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की पता चल जाएगी। देन नेक्स्ट इज मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कितने जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल, कितने मैक्सिमम, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जो ऑर्बिटल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ना, अपनी मर्जी से आप जो है किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से डाल नहीं सकते। देयर आर सम फॉर्मूलाज लाइक 2mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप जैसे m की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे सपोज आपने थर्ड शेल पुट किया, ठीक है, 2 × 3 और यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आप वहां से निकाल सकते हो, उसको सॉल्व करके 2n⁻²। तो कई बार ये चीजें भी जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि मतलब 1 मार्क में कि आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ कि जब आपके पास वैल्यू जो फॉर द m शेल निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि m के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास n की वैल्यू क्या है ना, 1 2 3, तो आपको वो m कहेगा, आपको 3 नहीं दे देगा कि थर्ड शेल, तो m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 पुट करके इसको सॉल्व करो। याद रखिएगा जो स्क्वायर है दैट इज ओनली ऑफ द n का स्क्वायर है, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर उसको आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू कि क्या हमारे पास पहला हमने क्वांटम नंबर किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, n की वैल्यू 0 को छोड़ के 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है, उसी के साथ डेजिग्नेशन होती है k l m n o p सो ऑन, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी जैसे k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है एंड सो ऑन। और हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल से जब किस जो है शेल में जंप किया है n की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हम वहां से स्पेक्ट्रल एनालिसिस बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो है डिटरमाइन करते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना है, एवरेज डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, साथ ही में आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, जैसे स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये जो हमारे पास ये था ये वाला जो फॉर्मूला था, ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था। ये मैं यहाँ पे आपको मार्क करवा दूं कि ये सब पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे ही ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो उनकी आप एनर्जीज भी निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, जस्ट पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, मास एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ n। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल शेल से, वो भी आप निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर। सो ये देखा गया कि जब हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, तो ये देखा गया स्पेक्ट्रा में कि मेन लाइंस के अलावा वहां पे आपको कुछ और जो है फाइन लाइंस मिलती है। तो यहाँ से इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये क्वांटम नंबर आगे आया है। तो ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो मेन शेल होता है, मेन शेल जिसको आप n से डिनोट करते हो, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सब शेल्स होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं अंदर उसके सब शेल्स होते हैं। और इसका मतलब सिर्फ मेन शेल की एनर्जी नहीं है, आपके पास जो सब शेल्स हैं तो सब शेल्स की भी क्या होगी, देयर आर द सब लेवल्स ऑफ एनर्जी। कि आपके पास एक वैल्यू नहीं होती एनर्जी की, हमारे पास सब लेवल्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जितने सब शेल्स है हर सब शेल की अपनी जो है एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने में लगता है, ठीक है, कि वो n से जो है 1 से n से 2 में चला गया है, ये सीधी ट्रांजिशन नहीं होती। यहाँ पे इसमें फर्दर आपके पास क्या होती हैं, सब शेल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे आगे इस तरह से सब शेल्स में जो है जा जाके फिर ऊपर जो है एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। जैसे अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ये वाला शो करने के लिए, ठीक है, E1 से E2 जाने के लिए पहले उसको बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स में से होकर जाना पड़ता है, फिर उसको वाइब्रेशनल लेवल्स में से होकर जाना पड़ता है, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। तो इस चीज को आप वहां भी जो है रिलेट कर सकते हो कि इस तरह से मतलब ट्रांजिशन होती है। तभी हमारे पास तो स्पेक्ट्रम जो होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। अगर इतनी चीज आसान होती तो एक लाइन, एक दो लाइंस आके आप उसको इजिली स्टडी कर लेते, ठीक है, बट देयर आर सम फाइन लाइंस। सो ये फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया हमारे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ने। सो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है हमें about the number of subshells, that are present in the main shell. Then second, it can give us the information about the angular, जैसा कि नाम ही है इसका, दूसरा angular momentum of electrons, ठीक है, उनका क्या angular momentum रहने वाला है of the electrons that are present in the shells. Then third, it also help us to determine the relative energies of various subshells, ठीक है जी। सो इनकी जो है आप relative energies भी निकाल सकते हो। Then the fourth one is the shape of various subshells विद इन द प्रिंसिपल। सारा मतलब एक प्रिंसिपल शेल है, उसके अंदर जो हमारे पास सब शेल्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उन सब शेल्स की क्या आपस में रिलेटिव एनर्जी रहने वाली है, क्या उनका जो है एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब प्रिंसिपल जो था वो हम n से डिनोट करते थे। अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है, L की वैल्यूज। तो यानी कि n हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। तो यहाँ पे हम एक सॉर्ट करके एक बना लेते हैं एक चार्ट जो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो n की वैल्यू हमारे पास थी, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से वैल्यूज हैं हमारे पास, फोर्थ तक की मेन तो हम लेते हैं K L M। मैं इसको सॉर्ट आगे आगे करती जाऊंगी, ठीक है, O and so on, ठीक है। अब जो L की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L अगर आप देखोगे तो जब L की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, ठीक है, देन फर्दर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे तो L का जो डेजिग्नेशन है, शेल की डेजिग्नेशन रहेगी, डेजिग्नेशन ऑफ शेल। तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल एस, यानी कि ऐसा आपका ऑर्बिटल है, P D F G एंड H। तो आपको इनकी शेप्स ऑलमोस्ट आपने कर रखी होती है। S की आपको पता स्फेरिकल है ना, तो आपने P की शेप्स भी की हैं, D की भी की हैं। आई विल ट्राई टू मेक वन रील्स, एक छोटी सी रील बना दूं जिसमें मैं आपको इनकी शेप्स करा दूं दोबारा से। सो F G एंड सो ऑन। तो जो G है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 एंड योर H जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर 5 वैल्यू ऑफ द L। तो वैल्यू अब निकालनी हमने कैसे, जैसे अगर सपोज कर लो किसी की N की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपने 0 2 n-1 ये फॉर्मूला था, तो यहां लगाएंगे 0 2 n की वैल्यू 2 है, 2 -1, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 2 2 -1 इज 1। तो आपके पास दो ही वैल्यू यहां रहेंगी, यानी कि 0 एंड 1,
ठीक है, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा शेल है, दैट इज S, तो यानी कि S रहेगा, और जो 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपके पास P। तो आपके पास n की वैल्यू 2 थी, यानी कि प्रिंसिपल शेल के अंदर आपके पास क्या है, दो सब शेल्स हैं, यानी कि S और P, तो यानी ये है 2S, ठीक है, 2S रहेगा आपके पास, एंड द अदर इज 2P, ठीक है, इस तरह से आपने निकालने हैं। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 2, 3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 0, 1, 2 है, तो यानी बीच में हमने वैल्यूज ऐड करी जानी, ठीक है, 1 एंड 2, तो ये बन गया आपके पास S, ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग S बनेगा L की वैल्यू, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग P है, एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे D है, तो ये वैल्यूज आपकी क्या बन जाएंगी, अब 3 को इनके साथ अटैच कर दो, दैट इज 3S, 3P एंड 3D, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस ही कराऊंगी कि 2 जो है D पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि इज 2D पॉसिबल, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस, तो आपने लिखना है कि यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो L की पॉसिबल वैल्यूज है वो तो सिर्फ 0 और 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ऑर्बिटल सब शेल्स बनते हैं वो 2S एंड 2P ही बनते हैं, तो 2D यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और एंगुलर मोमेंटम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L+1H, ठीक है, किसी का भी अगर आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली आपके पास जब n की वैल्यू आ जाएगी वहां से आपने L की वैल्यूज निकाल लेनी है, L की वैल्यूज को आपने यहाँ पुट कर देना है, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका आप वैल्यू फाइंड, ये जो है ये सॉर्टेड जो फॉर्म है एंगुलर मोमेंटम निकालने की वो है। सो रिमेंबर कि आपके पास जो है L की वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो L की वैल्यू पे ज्यादा डिपेंड करता है, याद रखिएगा N की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, n की वैल्यू से आप सिर्फ L की वैल्यू निकालते हो, तो इसलिए जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो 1s में है, चाहे वो 2s में, चाहे वो 3s में है, उनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर आप देखोगे वो सेम ही आएगी, क्यों, क्योंकि इनके लिए L की वैल्यू जो है वो 0, क्योंकि यहाँ भी S है, यहाँ भी S, यहाँ भी S, इनके लिए L की वैल्यू 0 है, तो इनका एंगुलर मोमेंटम भी सेम ही होगा। तो ये चीज याद रखना, आप ये मत सोच लेना कि ये 1s है तो 1, ये तो n की वैल्यू है, तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ओनली अपॉन द L वैल्यूज, ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि L की वैल्यू जो है वो क्या सेम रहेगी, आपको दे सकता है पेपर में कि 3s दे दिया और एक सपोज कर लो 3D दे दिया, ठीक है, तो आपको वो पूछेगा क्या इनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम रहेगी, तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ S है, S के कॉरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू 0 है, और D के कॉरस्पॉन्डिंग जो है L की वैल्यू आपके पास 2 होती है, तो दोनों की L की वैल्यू डिफरेंट है, तो इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देन कमिंग टू द थर्ड वन, योर थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So magnetic quantum number denoted by letter small m, तो as a name suggest जो magnetic quantum number है वो हमें किसकी बारे में इंफॉर्मेशन देगा, that is about the magnetic quantum number, about the number of orbitals। अब ये चीज कैसे आई, इस क्वांटम नंबर का ये बेस है कि जैसे अगर आप कोई भी ऐसा सोर्स जिसको आप इफ एनी सोर्स मीन्स आपका कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसका आपके पास स्पेक्ट्रम आप ले सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम, उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसी भी सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो जो एक स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं इनटू द नंबर ऑफ लाइंस। ये आप मास्टर्स में जाके पढ़ते हो ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप किसी भी कंपाउंड को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट गिव यू नंबर ऑफ लाइंस, तो इसका क्या कारण होता है बेसिकली, तो ये जो आपका कंपाउंड होता है ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, एटम्स है,
ठीक है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो सारी चीज इन इलेक्ट्रॉन्स पे ही टिकी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं। और जब आपने इसको फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स का तो काम है कि एटम में तो इसने घूम ही जाना है ना, ऑर्बिटल मोशन करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने दे रखी है, ठीक है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करती है। सो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल, इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सब शेल जो होते हैं वो अपने आप को डिफरेंट वे से क्या करते हैं, स्पेस में ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स में ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब जितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी, है ना। अगर आप हो, अगर आपके पास एक कमरा है, कमरे में यहाँ मैंने 3 चेयर्स रखी हैं, ठीक है, मैं आपको, ये बंदा खड़ा है, मैं कह रही हूं कि आप मेरे को इन चेयर्स पे डिफरेंट वे से बैठ के दिखाइए, है ना, ओरिएंट करके दिखाइए। तो जितने यहाँ चेयर्स होंगी, ठीक है, तो वो बंदा उसी पॉसिबल वे से, उतने ही पॉसिबल टाइप से अपने आप को ओरिएंट कर पाएगा, अपने आप को बैठ के दिखा सकेगा, ठीक है, जितनी यहाँ चेयर्स होगी। तो वही है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, ओरिएंटेशंस of electron in a subshell, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल, ठीक है, किसी भी सबशेल में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी ओरिएंटेशन, राइट। सो आप कह सकते हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें जो है किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनी सबशेल। तो अब इनकी जो वैल्यूज जो हैं, एम की वैल्यूज जो डिपेंड करती हैं एल की वैल्यू पे, तो वैल्यू इसकी रहने वाली है, इजी कर लो, -L2 + L, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं, याद रखिएगा, इट इज -2 + यू आर गोइंग लाइक अ स्केल, तो स्केल के बीच में 0 नहीं आपने भूल जाना यहाँ पे, ठीक है, 0 2 लिखा है तो मतलब आपको 0 को आगे लेके चलना है। तो नेक्स्ट अब कोई एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर 3s है, कोई उसने एक दे देना आपको 3s 2d 2s, ठीक है, आपको वैसे ही दे देगा, पहले तो आप लिख ही दोगे कि 2d तो पॉसिबल है ही नहीं है, तो फिर तो आगे आपको वैल्यूज जो है उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं होती है ना, m वगैरह की। पर अगर उसने कोई ऑर्बिटल आपको दे दिया कि हाँ ये है 3p है, इसके लिए पॉसिबल n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू निकालिए, तो फिर आपने यही फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई करते आना है। तो चलिए लिखते हैं -L2 + L, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक लिख लीजिए, सबशेल्स में इफ यू हैव S P D F N G, यानी ये L की वैल्यूज हैं आपके पास, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ लिख लीजिए 1 3 5 7 एंड 9। तो आपको याद होगा, जैसे हम S का तो एक ही बनाते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के हम मोस्टली 3 बनाते हैं, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनकी बात कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है वो। D के आप मैक्सिमम D कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ आपके पास कितने होते हैं, 5 जो है मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें M देगा, राइट। तो चलिए फॉर L की वैल्यू, अगर वो कहता कि L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो आपके पास M की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो तो होगी 0। और अगर M की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया L की वैल्यू 0 का मतलब क्या था, S, राइट। तो M की वैल्यू 0 होने का मतलब जो है यह कि जो S सबशेल है इसके पास सिर्फ इसमें एक ही ओरिएंटेशन जो है पॉसिबल है, वन ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी कि 1 ऑर्बिटल ही पॉसिबल है। Only, you can write down here, only 1 orbital is possible.
तो आपने देखा भी होगा, जैसे आप इसको वैसे भी याद रख लेना, जैसे मैंने ऊपर बताया कि s का एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे सिर्फ जो है एक ही ओरिएंटेशन आपके पास इन द स्पेस पॉसिबल है, देयर इज नो फर्दर ऑर्बिटल्स, एक ही ऑर्बिटल होता है जब आपके पास s है। देन इसी तरह अगर आप l की वैल्यू जो है आप 2 ले लो, ठीक है, तो l की वैल्यू 2 है तो आपके पास फॉर्मूला होता है -l 2 + l फॉर द m, ठीक है, m की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -2 -1 देन 0 +1 एंड +2, इस तरह से हम लिखते हैं वैल्यू। फिर ये देखिए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है तो हमारी कौन से वाला ऑर्बिटल होता है, तो ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज d, ये आपके फर्दर ऑर्बिटल, तो आपने सुना होगा कि d के हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं दैट आर द dxy dyz, ठीक है, dzx, फिर उसी तरह dx² y² एंड dz², ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कैसे आए हैं, वो इसी तरह आए हैं कि हमारे पास पहले हमने l की वैल्यू निकाली, l की वैल्यू से हमारे पास हमने फर्दर ये फॉर्मूला अप्लाई करके m की पॉसिबल वैल्यूज निकाली हैं, और ये हमारे पास फर्दर जो सब ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहते हैं इस चीज को, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो यहां तक कि हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैंने l की वैल्यूज निकाली थी तो यहाँ पे l की वैल्यू मेरे पास 0 ही आई थी, फिर यहाँ पे 2 में मतलब एक एक बढ़ाते जाना आपने, जैसे 0 है ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इससे एक नंबर कम, तो यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक नंबर कम यानी कि 3 है, तो इससे पहले 0 से 0 1 2, तो ये पॉसिबल जो है वैल्यूज रहेंगी, इससे नंबर एक कम लिखो 4, या गया 0 1 2 एंड 3, ठीक है 4, तो ये वैल्यूज आ गई। तो आपको फिर मैंने बताया था कि अगर l की वैल्यू 0 है कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑर्बिटल, दैट इज s, ठीक है, फिर अगर आपके पास 1 है तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, p, तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास sp, 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल था d, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे s, इसके कॉरस्पॉन्डिंग p और ये d, यानी 3s 3p 3d पॉसिबल, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास था f, और यहाँ पे लिखिए s p d, ठीक है, और ये f यानी कि 4s 4p 4d 4f पॉसिबल है, और यहाँ पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो था दैट इज g, तो यहाँ पे आएगा s p d f, ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके पास 5 के पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं, जब n की वैल्यू 5 है तो 5s 5p 5d 5f एंड 5g इज पॉसिबल। और अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले यानी कि ये m की वैल्यूज थी हमारे पास, तो अगर s है s के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 ही हमारे पास जो है ऑर्बिटल पॉसिबल है, जिसको आप इस तरह ड्रॉ करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हो, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, मतलब आपने इसमें ऐड करते जाओगे, जैसे 2 है तो यहाँ पे आएगा 3, और 3 जो है अगर आपके पास वैल्यू है सॉरी यहाँ पे 1 आ गया s के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, फिर आपके पास आ गया 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू p आया है हमारे पास, फिर हमने d के लिए निकाला था, यहाँ पे d के हमारे पास 5 रहेंगे, f के हमारे पास 7 रहेंगे, और g के हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स जो हैं वो पॉसिबल रहेंगे। ये यहाँ तक मैंने कंक्लूड कर दिया। अब कुछ जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू साइंस ऑफ कन्वेंशन, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज रहती हैं m के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो वो जरूर आप क्वेश्चन कर लीजिए कि अगर आपके पास मेरे पास p के, अब हमने देखा कि नंबर ऑफ कितने पॉसिबल ऑर्बिटल हैं 3, है ना, p के, तो वो कौन से होते हैं, दैट इज द px py एंड pz, तो उनको हम कैसे प्लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आप लिखते हो 0 -1 +1, ठीक है, अगर m की वैल्यू, तो याद रखिएगा जो 0 वाला है ये pz ऑर्बिटल है, ये -1 जो आप लिख रहे हो ये आपके पास py ऑर्बिटल है, और ये आपके पास px
जो है ऑर्बिटल है, जो भी उन्होंने मैथमेटिकल ऑपरेशन या कुछ भी लगा के आपके न्यू साइन ऑफ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो है वो ये वैल्यू है। अब इसी तरह डी की भी वैल्यूज आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में सीबीएसई में 1-2 की, आपको उसने पूछा था कि डी जेड है ना स्क्वायर की बताओ एम की वैल्यू क्या है। बच्चे एक ही दम से इस तरह लिखने शुरू कर देते डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड, नहीं इस तरह नहीं लिखना आपने, 2 3 4 5 ठीक है, सेम ही ये रखना आप प्लीज इनका साइज ऑर्बिटल्स का। तो सेंटर में पहले आप 0 लिख लिया करिए, 0 यहाँ से रहेगा -1, क्योंकि डी के कॉरस्पॉन्डिंग एम की वैल्यूज कौन कौन सी थी हमने किया था, -1 0 +1 एंड +2, तो यहाँ पे -2 आ गया, ये +1 आ गया, ये +2 आ गया, 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। और यहाँ वैल्यूज आपने जब लिखनी है तो लिखिए dxy dyz, देन दिस इज योर dz स्क्वायर में m की वैल्यू जो है वो 0 होती है, देन वी हैव द dxz एंड देन dx स्क्वायर y स्क्वायर, सो दीज आर द वैल्यूज। और ज्यादातर याद रखिएगा इसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं एज फार एज लाइगेंड, अगर ये कोई मेटल है सपोज, जैसे मेटल्स में मोस्टली जब हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कॉपर निकल है ना, उनके ट्रांजिशन मेटल्स में चले जाते हैं तो मोस्टली वहां पे आपके पास डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं। तो मेटल्स के केस में एज फार एज कोई लाइगेंड नहीं आके उनके साथ अटैच होता, लाइगेंड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो जब तक वो उनके साथ आके उसको हिट नहीं करता तब तक ये सारे जो हैं हमारे ऑर्बिटल्स जो हैं, ये ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहने वाली है वो इक्वल रहेगी, ठीक है, एनर्जी दैट इज इक्वल। तो इस ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये P भी देख लो, ये सारे तीनों जो हैं, अभी आप चाहे एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन PZ में डाल दो, PX में डाल दो, सबकी एनर्जी सेम ही है, ठीक है। तो आपने ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे याद रख लेना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है, दीज ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, ठीक है, सेम सबशेल के हैं और हैविंग द इक्वल एनर्जी। देन लास्ट जो हमारे पास रहता है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब क्या होता है, अपनी ही एक्सिस के अराउंड जो है घूमना, ठीक है, स्पिन करना। तो इलेक्ट्रॉन की तो भाई आदत ही है ना, कि वो क्या करते रहते हैं अपने अराउंड इस तरह से स्पिन करते रहते हैं। ये शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो अपने अराउंड ही क्या करता रहता है, स्पिन करता रहता है अपनी एक्सिस की तरह, ठीक है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ये दो तरह से, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है, या वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हमारे पास वैल्यू +½ देते हैं हम, एंटी में हम -½ देते हैं। और याद रखिएगा अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन में नहीं हो सकते, दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज उनको जो है स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करे, ताकि उनकी जो है ओवरऑल स्पिन जो है वो कैंसल हो जाए। सो पॉसिबल जो वैल्यूज हैं that are the 2 +½ and -½ बाकी ये क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर आपको वहां पे सब्सटेंस में अगर आपको पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां से आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का फाइंड आउट कर सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, अगर आपका सैंपल पड़ा हुआ है आपके इस टेस्ट ट्यूब में और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, उसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी जो है ओरिएंटेशन शो करेंगे, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर वहां पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पे 0 हो जाता है, क्योंकि जितनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम इलेक्ट्रॉन अपनी उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। फिर आप यहां से जो है एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन,
of the spinning electron by applying the formula that is under root s plus 1 h। तो जो आपके पास L का फॉर्मूला होता है ना, बस वहां पे आपने चेंज करना है। मैंने ना ये पूरी डिटेल करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारा बताया होगा कि किस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, कितने क्वांटम नंबर्स, मतलब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज करा रखी है। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो s प्लस 1 h, तो इसमें आपको स्पिन को वैल्यू को पुट करना है, तो आप टोटल स्पिन जो है वो निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर टोटल स्पिन पहले निकाल ली, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे n इंटू हाफ ये फॉर्मूला होता है, तो n का मतलब होता है दैट आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर सपोज करो कोई है जिसकी हाफ स्पिन है ना, जिसमें s की वैल्यू आपके पास हाफ है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो, स्मॉल s है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, s की वैल्यू हाफ इन दिस फॉर्मूला, हाफ प्लस 1 एंड अंडर रूट h। तो ये सॉल्व करके आई थिंक आपके पास अंडर रूट 3/2h आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। टोटल स्पिन निकालने का कैपिटल एस का फॉर्मूला ये है, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला है। सो एंड अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो उसके लिए आई थिंक मैंने नंबर ऑफ टाइम फॉर्मूला बताया है आपको, n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पीछे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी की थी, वहां भी मैंने बताया था कि आप लास्ट वाला वैलेंस देख लेते हो कि वहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर तो वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 है या 2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देनी है इस तरह से, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 4 अंडर रूट 8, ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। सो दैट्स इट। आई थिंक आई होप आपको मैग्नेटिक जितने भी हमारे ये क्वांटम नंबर्स हैं, मैग्नेटिक, स्पिन, एजीम्यूथल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारे आपको आ गए होंगे। जो मैंने आपको इसमें चार्ट्स दिए हैं कंक्लूड करके, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड करें। तो तब तक आप भी अपनी बुक्स में से ट्राई करिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।